Hello, Namaskar. Welcome back to your own YouTube channel, Philomath PM. As you all know that we had started a one-shot series of 10th ICSE Mathematics to enhance your board exam preparation. In that sequence, today what we are going to study is a new chapter that is proportion. बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए प्रपोर्शन चैप्टर जो है ये कोई बहुत नया चैप्टर नहीं है। इसको आप लोगों ने लास्ट के क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लास्ट के क्लासेस से मेरा मतलब आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में, थोड़ा बहुत 9th में तो नहीं उतना ज़्यादा डिटेल में आया है, 8th में 7th में चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं लेके आता है। हाँ, लेवल जरूर बढ़ जाता है। जब आप क्लास 10th में आते हैं तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और कुछ नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे फन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज ये चैप्टर हम लोग बेटा पढ़ेंगे। एक शॉर्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब आपका काम है कि आप पेन कॉपी जल्दी से लेके बैठ जाएं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगले 1-1.5 घंटे यहाँ पर अपना दिमाग रखें, चीज़ों को सुने, अच्छे से समझें और इस चैप्टर को क्लियर करके जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस वीडियो को देखने के बाद। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट द क्लास with a short introduction. But as you all know that proportion होता क्या है, सिंपल सी बात मैं आज पूछूं तो आप सबको पता है कि सर प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रेशियोज के बारे में लेके चलूंगा। रेशियो क्या होता है? सर रेशियो वो होता है जब दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। एक जैसी दो क्वांटिटी के बारे में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो, या वहां पर हम रेशियो का यूज करके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा रेशियो का यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला एक सिंपल सी बात कि भैया एक आपका दोस्त गया, उसने 200 ग्राम मान लो शुगर खरीदा। चीनी खाइए, मिठास फैलाइए। तो 200 ग्राम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वैसे भी, 200 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि 200 ग्राम शुगर खरीदा उन्होंने और आप गए, आपने कहा सर मैंने 1 kg शुगर खरीदा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपने कहा सर मेरा उनसे कंपैरिजन क्या है, मैंने उनके हिसाब से कितने रेशियो में चीज़ों को खरीदा हुआ है। सिंपल सा इन दोनों में अगर हम कंपेयर करने जाएं तो बेटा सबसे पहला काम होता है कि सिमिलर क्वांटिटी मैंने बोला है, ये ग्राम में, किलोग्राम में, हाउ कैन यू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस टू कन्वर्ट बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज इन द सेम वे, इन द सेम यूनिट, राइट इट? इट्स 200 ग्राम. Convert this 1 kg in gram, that is 1000 gram. So what is the ratio that you are going to get? It's 200 upon 1000, or you can write it as 200 is to 1000. बेटा इस सिंबल को बोलते हैं is to, ठीक है? ये 0000 कट गया, 2 से बच्चे 5 टाइम्स पे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो रेशियो क्या मिल गया बेटा हमें? 1:5। यहाँ से भी आप काटते 200 से, नॉट 200, 200 से 5 टाइम पे 1000 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या आ गया? 1/5, यानी 1/5 का मतलब ही था 1:5। क्लियर बात? तो रेशियो में हम क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं। क्या सिंबल यूज करते हैं? ये सिंबल यूज करते हैं, is to बोलते हैं इसे। 2:5, 1:5 ऐसे रीड करते हैं, ठीक? अब हमारे सिलेबस में क्या रेशियो है? नहीं बेटा, आपके सिलेबस में रेशियो एज सच नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? प्रपोर्शन पढ़ना है। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि रेशियो के कुछ टर्म्स आपको जानना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप प्रपोर्शन को क्लियरली समझ पाते हैं, ठीक? तो मैंने बेसिक एक इंट्रो दिया आपको। अब थोड़ा सा और चीजें मैं आपको बताऊंगा रेशियो के बारे में। भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन इन टॉपिक से छोटे छोटे से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं बेटा? सबसे पहले रेशियो में जब आपने सीखा कि रेशियो में क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जाता है, तो अब इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सीख लीजिए। एक होता है बेटा डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चे? डुप्लीकेट।
मैंने रेशियो लिखा A:B। अब इसी का मैं डुप्लीकेट रेशियो बेटा बताऊंगा, क्या आएगा बच्चे, A²:B²। इसी का आपसे कोई बोले कि नहीं सर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? होती है बेटा, ट्रिप्लीकेट रेशियो जब आप निकालने जाएंगे तो क्यूबिक करना होता है, यानी A³:। क्लियर है इतनी बात? जब ये चीजें आपने सीख लिया तो बेटा आप छोटे यूनिट्स पे भी आ जाएंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में बच्चे स्क्वायर रूट आ जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो क्यूब रूट आ जाता है। क्या आ जाएगा बेटा? क्यूब रूट। क्लियर हुई बात? तो क्या ये चारों टर्म्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गए? सर डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। मैं उन टॉपिक्स की तरफ आपको ले चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो में, भले ही रेशियो कटा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर वो एस्पेक्ट कवर करूंगा जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका है। अब आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकाल के बताएंगे। आपके सामने क्वेश्चन मान लो मैंने लिख दिया बच्चा बच्चे 24:15। मैंने कहा इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आपने कहा सर डुप्लीकेट में तो स्क्वायर करते हैं। 24 का बेटा 576। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आप इसको कट कर सकते थे 3 से 5 कट कर सकते थे, तो क्या बन गया बेटा ये 8:5। अब इसका सब डुप्लीकेट या डुप्लीकेट जो भी पूछेगा, डुप्लीकेट पूछा तो 64:25। क्लियर हुई बेटा बात? तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखना होता है। ठीक है, सब डुप्लीकेट पूछ लिया, ट्रिप्लीकेट पूछ लेता तो बेटा क्या हो जाता है, इसी का क्यूबिक कर लेते हैं। 512:125। अब कोई बच्चा पूछ रहा है अरे सर इसका आप डुप्लीकेट तो निकाल दिए, सब डुप्लीकेट निकाल के बताइए तब जाने आपको। बेटा क्यूब स्क्वायर रूट पूछता है ना, निकाल दो। ठीक है, नहीं बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट में ही रहने देना आप। हालांकि ये लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड होता है, ये आपको पता होता है कि स्क्वायर रूट लगा है मतलब कि ये रूट लगा हुआ है मतलब स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं। रूट 8 को वैसे बाहर निकाल सकते थे तो आपका ये 2√2 आ जाता रूट में। ये बड़े इजी से टॉपिक थे, बड़ी इजी सी बातें थी जो मैंने आपको अभी रिकॉल कराया। इससे ज़्यादा रेशियो पे वैसे क्वेश्चन बनने के कोई चांस होते नहीं है। थोड़े बहुत जो टर्म्स काम में आते थे वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारा था प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या कहता है बेटा, कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसको समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग बेटा प्रपोर्शन की बात करते हैं तो प्रपोर्शन कहता है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज के बारे में दिखाता है। इक्वालिटी ऑफ रेशियोज के बारे में दिखाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इक्वालिटी ऑफ रेशियोज के बारे में कैसे दिखाता है, आइए समझते हैं। हमेशा बेटा जब 2 इक्वल रेशियोज आपको दिए गए होंगे, क्या दिए गए होंगे, 2 इक्वल रेशियोज, इन्हीं को हम बोल देते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, यानी 2 इक्वल रेशियोज को हम बोल देते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। कैसे बोल देते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5:7, एक रेशियो था। मान लो बेटा मैंने लिखा 5:7 और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया
15:21, क्या इक्वल रेशियोज हैं? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये 5 से नहीं, एक सेकेंड, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आगे आप कहोगे सर इसको 5 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 5 टाइम्स, 3 से काटेंगे 7 टाइम्स, तो सर यहाँ से भी 5/7 आ गया, यानी दो इक्वल रेशियोज मिल गया। तो मैं क्या लिख सकता था कि 5, 7, 15 और 21 क्या है? प्रोपोर्शन में। यानी जब मैंने कहा कि चार टर्म्स प्रोपोर्शन में है, तो आपको ये चेक करना होता है कि उनके बीच में जो रेशियोज आए बेटा वो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इतने में? तो आपने क्या कहा कि सर इसको लिखा ऐसे जाता है A:B, ये बेटा प्रोपोर्शनेट का सिंबल होता है C:D। इसको क्या बोलते हैं? A:B प्रोपोर्शनेट C:D। इसका मतलब क्या हुआ कि A, B, C, D ये चारों क्या है बेटा? प्रोपोर्शन में। क्या है? प्रोपोर्शन में। समझ गए? यानी अगर चार टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ABCD, यानी A:B प्रोपोर्शनेट C:D। कोई कंफ्यूजन नहीं इतने में? सारी चीजें समझ में आई? बहुत अच्छे। अब अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा और बेसिक आपको ले चलता हूं कि बच्चे जब कभी भी चार टर्म्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये बाहर वाले टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही कि 1 शॉट है, तो आप उसी हिसाब से चीजों को देखिए। आप कोशिश करिए कि पूरा चीजें एक वीडियो में खत्म कर पाएं। आपका जो भी डाउट वगैरह है अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा ताकि वो भी क्लियर हो जाए, तो एक वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा कि इफ A, B एंड D आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, अगर A, B, C और D प्रोपोर्शन में है उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं बेटा A इंटू D किसके बराबर हो जाएगा? B इंटू C के। ठीक है, किसके बराबर हो गया? B इंटू C के। बात समझ में आ गई? इसको एक रूल नाम दिया जाता है। क्या रूल बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बेटा बाहर वाले टर्म को एक्सट्रीम बोला जाता है और अंदर वाले टर्म को मीन बोला जाता है। यानी हमारा A और D क्या हो गया? एक्सट्रीम, और B और C क्या हो गया? B और C क्या हो गया बेटा? मीन। समझ गए? इस तरीके से इनको हम लिखते हैं। अच्छा सर ये आया कहां से? मैंने क्या बोला? ABCD प्रोपोर्शन में है ना, तो इसका मतलब A/B का जो रेशियो होगा वो C/D के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा? A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू, यही से ये मिलता है आपको। बात क्लियर हुई? ये मैंने कब के लिए लिखाया? ये मैंने लिखाया कि जब कभी भी आपके मान लीजिए चार टर्म्स प्रोपोर्शन में है तब के लिए ये लॉजिक लगता है। दूसरा एक लॉजिक समझिएगा बच्चे, अगर कभी भी 3 टर्म प्रोपोर्शन में बोला जाए, अगर कभी भी आपको बोल दिया जाए A, B और C, अगर ये 3 टर्म बेटा प्रोपोर्शन में बोले जाएं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में B² इक्वल्स टू होता है बेटा AC। क्या होता है? B² इक्वल्स टू AC। B² इक्वल्स टू AC कहां से मिला सर? समझ लीजिए इसको भी बच्चे। क्या होता है कि अगर 3 टर्म प्रोपोर्शन में थे तो आपने लिखा कि सर A/B जो आएगा वही B/C आना चाहिए था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या मिलेगा? B²।
इधर क्या मिलेगा, AC। तो यहां से हमें मिल जाता है कि सर B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है। ठीक है, क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सभी को? आपको दो चीजें समझ में आ गई, अगर 4 टर्म प्रपोर्शन में बोले गए तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 टर्म प्रपोर्शन में बोले गए तो इस तरीके से लिखेंगे। एक तीसरा पॉइंट बच्चे, हालांकि ये दूसरे जैसा ही होता है, पर ध्यान से समझ लीजिए, अगर कभी भी मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन, इसका बेटा A और B 2 नंबर देगा, बोलेगा इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत प्रेम से बताएंगे कि A और B का मीन प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट में, क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो आपने क्या कहा सर, 4 इंटू 9 करेंगे 36 आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 6 आएगा। ठीक है, यानी क्या क्या हो सकता था, हम इस नंबर को कैसे लिख सकते थे, 4 6 9। अब ये आ गया प्रोपोर्शन, कोई दिक्कत नहीं है, तीन छोटी छोटी सी बातें आपके समझ में आ गई, तीनों को मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेन पॉइंट्स जो हैं इनको आप अपने दिमाग में जरूर अच्छे से बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे पेज की तरफ। इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक बता दूं, अगर कभी भी बेटा आपको बोला जाए कि A B C और D आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा लिखा जाए कभी, ABCD क्या है बेटा, प्रोपोर्शन में है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, A/B इक्वल्स टू C/D। लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, बात वही है लेकिन लिखने का तरीका इस तरीके से रहता है, पहला। दूसरा, अगर बच्चे कभी बोला जाए A, B, C एंड D आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इसको आप ऐसे लिखते हो A/B इक्वल्स टू B/C इक्वल्स टू C/D। क्या फर्क पड़ा, यहां पर भी प्रोपोर्शन में था, यहां पर भी है, बस यहां पर बोला गया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब लगातार प्रोपोर्शन चलता रहेगा, जो A का B से बना वही B का C से, वही C का D से। और अगर केवल सिंपल सा प्रोपोर्शन लिखा गया तो आप क्या लिखेंगे, A/B इक्वल्स टू C/D। क्लियर बात बेटा? अब छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आपको आसानी से समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस, और आपको प्रोपोर्शन करने में बहुत मजा आने वाला है। बड़े छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 4 और 25। क्या निकालना है बच्चे आपको, 5, 4 और 25 के बीच में जो चौथा प्रोपोर्शन होगा वो निकालना है। निकाल सकते हैं क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हम लोगों ने अभी क्या सीखा, प्रोपोर्शन में एक फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पता है ना बेटा, चलो मैं सपोज कर लेता हूं कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, फोर्थ का मतलब ये मान लिया मैंने x होगा। अभी तो हमने सीखा सर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपने बताया किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। तो अब तो टाइम आ गया ना, जो हम लोगों ने पढ़ा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 इंटू एक्स एक्सट्रीम्स हो गए, मीन्स की बात कर लेते हैं सर 4 इंटू 25। बेटा जो भी कट जाया करे सिंपली उसको काट दिया करिए, ये 5 से कटेगा 5 बार, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितना, 5 4 जा, बड़ा सिंपल सा, आसान था, आपने केवल फॉर्मूले पे रखा, आपको आसानी से आंसर मिल गया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि x 3 12 y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड y। मैंने भी क्या सिखाया बेटा आपको कि जब जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तब तब आप रेशियो कैसे लेंगे, x/3 इक्वल्स टू 3/12,
इक्वल्स टू 12/y। मैंने कहा जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ए का बी के साथ जो रेशियो होगा वही बी का सी के साथ, वही सी का डी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब अगर मैं पहला लेके चलूंगी सर x/3 जो है ये तो आपने लिखा है 3/12 के इक्वल है, ठीक है बेटा, काट दो 4 टाइम्स। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, कोई समस्या तो नहीं, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पहला काम हो गया आपका। y की वैल्यू बेटा पूछी जाए तो 3/12 को क्या कर देंगे 12/y के इक्वल, ठीक है। 3 से क्या होगा 4 टाइम्स कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो लिया, सेकंड और थर्ड टर्म का रेशियो लिया, आपको पता है 3/4 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर था और ये बेटा हमारा दूसरा आंसर। x की वैल्यू भी मिल गई हमें, y की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर होता चल रहा है टॉपिक। मैंने पहले बहुत छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग को जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारे टर्म क्लियर होते चले। फिर मैंने क्या बोला बेटा, मीन प्रोपोर्शन निकालो 36.6 और 2.7 में। आपने कहा सर आपने तो बताया था रूट में डालना पड़ता है, अंडर रूट ए बी, ये तो डाल देंगे, लेकिन ये बड़ा भयंकर सा नंबर दे दिया है पॉइंट में, ये क्या क्या है ऐसे ऐसे। बेटा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप पूरी पूरी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी करो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ शॉर्ट तरीका यूज करो, लेकिन स्टेप भी हो जाए जिसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36.6 बच्चे एंड 2.7 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बेटा, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट में ए बी। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, आधे लोग करना भी शुरू कर चुके होंगे, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए होंगे, अब बड़ा भयंकर सा नंबर आएगा जिसको निकालना रूट से बाहर फिर और मुश्किल हो जाएगा। बच्चे 36.6 था, इसको मैं लिख सकता था 366/10, कोई समस्या नहीं। ये 2.7 था, इसको भी मैं लिख सकता था 27/10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, चीजें क्लियर है। अब अगर ये 366 को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, 10 दो बार आ गया, बाहर निकाल दूंगा 1/10। बेटा आप इसको फैक्टराइज कर लो। वैसे जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी गलती होगी, 3.6 शायद से नंबर दिया है। एनीवे अगर 366 ही है तो भी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 366 को बेटा आप ब्रेक करो, 3 इंटू, आप फैक्टराइज कर लेना पूरा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे ये आएगा 27 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3। बेटा ये 9 तो बाहर आ जाएगा और 3 भी दो बार है तो बाहर आ जाएगा। 9 का क्या निकलेगा 3, और इधर दो बार 3 तो 3 निकलेगा, यानी 3 दो बार निकलेगा अपॉन 10। अब अंदर क्या बचा सर, 123 बचा, 123। क्या ये किसी का रूट होता है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या ये सर कटेगा 3 से, 3 से तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 इंटू 41 करोगे तब ये आएगा, 41 भी रूट से बाहर आता नहीं ना, तो 3 आएगा। तो बेटा इसी पे आपका आंसर आ जाएगा कि 9/10 अंडर रूट में 123। हालांकि ऐसा गंदा सा नंबर आता नहीं है, मुझे लगता है कुछ मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, शायद 3.6 रहा होगा, तब ये नंबर शायद ज़्यादा आसानी से मिलता है, कुछ यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है बेटा, ठीक है। फिलहाल अगर यही नंबर रहेगा तो आपका आंसर ये बनेगा। क्लियर बात। अगर कोई और नंबर होता है मैं एक सिंपल से नंबर पे भी आपको करा देता हूं। अगर इस नंबर को मैं लिख लेता हूं बेटा 3.6 एंड 2.7, रुको 3.6 को मैं लिख लेता हूं बेटा 10.8 एंड 2.7। अब देखो इसका पूछा जाए हम वही तरीका यूज करेंगे। 10.8 को क्या लिख सकते हैं बेटा 108/10, 2.7 को 27/10। सर 10 तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो। अंदर क्या बचा 108 को बेटा आप लिख सकते हो 36 इंटू 3। आप फैक्टराइज करके लिख लीजिएगा पूरा, जो फैक्टर्स दो बार आ जाएंगे उनको एक बार रूट से बाहर निकाल दीजिए। ये बच्चे आएगा 9 इंटू 3।
36 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 6, 9 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 3, ये 3 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 10, तो 6 3 18, 18 3 54, 54 अपॉन 10, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा 5.4। ये आपके लिए बड़ा इजी तरीका था, आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इसको पहले ही रूट में 10.8 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई करते हो तो 5.4 का स्क्वायर आता, जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये स्क्वायर तो याद नहीं होगा। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं बेटा। बोला गया 6 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। बहुत अच्छी बात है, अगर x और y का मीन प्रोपोर्शन है 6, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते थे बेटा अभी हम लोग, x और y को अंडर रूट में डाल देंगे और इक्वल्स टू में लिख देंगे 6। इनको दिक्कत हो रही है तो स्क्वायरिंग कर देंगे और हमें आ जाएगा 36। क्लियर बच्चे? हाँ, जो भी चीजें आप करेंगे वो चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, वो आपको दिखाना पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमें मिला एक्स वाई की वैल्यू 36। अब इसको बेटा हम लोगों ने मान लिया फर्स्ट। 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई। 48 कह रहे हैं बच्चे थर्ड प्रोपोर्शनल है एक्स और वाई के बीच, मतलब नंबर ऐसे रहा होगा एक्स वाई और 48, कुछ इस तरीके से नंबर लिखा रहा होगा। तो बेटा अगर मैं यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आपने अभी पढ़ा कि अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी था, यानी 48x था। वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई सर हमें। अब आप कहोगे सर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली है, यहाँ पर हमें एक्स वाई की वैल्यू मिली है, इनसे कैसे हम निकालें चीजों, इनसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें चीजों को? तो बेटा यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर अपॉन 48, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब सेकेंड की एक्स की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 48, किस में बच्चे, फर्स्ट में। क्या मिल जाएगा हमें, वाई स्क्वायर अपॉन 48 इंटू वाई इक्वल्स टू 36। क्लियर है बेटा, क्लियर है इतनी बात, कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक, अब आपने क्या देखा कि सर ये तो वाई क्यूब हो गया और इधर जाएगा तो 36 इंटू 48 हो जाएगा, तो मतलब किसी का क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, किसी का क्यूब बन रहा होगा। तो उतना बड़ा नंबर ले जाने की बजाय इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं ना सर, इसको करेंगे तो 12 इंटू 3, इसको 48 को ब्रेक करेंगे तो 12 इंटू 4। बेटा दो बार तो 12 आ ही चुका है, फिर एक बार 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो वाई क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिल गई सर, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 12। आसान सा क्वेश्चन। अगर आप लोग क्या करते हैं, पहले 36 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको फैक्टराइज करते हैं तो उतना टाइम और जाता। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज किया, इनको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करके आपने सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, चीजें सभी को क्लियर हो रही हैं, ऐसा सच कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को बेटा? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What number should be subtracted from each of the numbers 31, 26, 22 so that the remainder may be in continued proportion? कह रहे हैं कि 3 नंबर आपके सामने है बच्चे, क्या क्या नंबर्स हैं बेटा, 31 है, 26 है और 22 है। ये कह रहे हैं इन तीनों में से कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कि जिसको सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें तो तीनों क्या आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, सब्ट्रैक्शन करिए करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, एनर्जी चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा सा अब तो मौसम भी सही होने लगा है,
आप लोग बढ़िया से इस टाइम को यूटिलाइज करिए, पढ़िए, अच्छे से यूज करिए इस टाइम को। बेटा इसमें से बोला गया क्या नंबर को माइनस कर दिया जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अच्छा, एक ही नंबर को माइनस करना होता है। हम मानते हैं लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। क्या बेटा, x हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसको माइनस करना है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो द नंबर्स आर, क्या हो गया बेटा, एक हुआ 31 माइनस एक्स कॉमा 26 माइनस एक्स कॉमा 22 माइनस एक्स, ये नंबर्स हुआ। सर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में बोला गया है, कॉन्टिन्यूड का मतलब ए से जो बी का रेशियो होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, बी से सी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही रेशियो हो जाएगा बी का सी से। क्लियर बात। अब क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई 31 इंटू 22, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 22 का कर लिया, अब x का कर लेते हैं, तो माइनस में 31x प्लस में बेटा एक्स स्क्वायर, इधर साइड आ जाते हैं। 26 इंटू 26 बेटा होता है 676 माइनस में 26 का x, फिर आप x से शुरू कर लीजिए, माइनस में 26x और प्लस में एक्स स्क्वायर। बेटा इक्वल्स टू के दोनों साइड एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप काट देंगे। अब क्या मिला आपको, अब आपको नंबर्स जो मिले हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नंबर्स क्या मिले, 682 माइनस 22 माइनस 31 बेटा कितना हो जाएगा, माइनस में 53x, इधर साइड आ जाइए 676 माइनस 26 तो माइनस में 52। क्लियर बात बेटा। अब आप क्या करोगे, 676 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 682 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 676 करना पड़ेगा, और इधर माइनस 52x पहले से था, 53x इधर आएगा बेटा तो ऐड में आ जाएगा क्योंकि ये इधर माइनस में था। तो यहां से बेटा क्या मिल जाएगा, x आ जाएगा। 682 में से 676 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका बेटा हुआ फाइनल आंसर। क्लियर बात। यानी इन सब नंबर में से अगर आप 6 माइनस कर दो तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये बात समझ में तो आ गई, लेकिन क्या सही में ऐसा होता है, आइए क्रॉस चेकिंग करवा देता हूं आपको जल्दी से। अगर मैंने सब में से 6 माइनस किया तो पहला नंबर बेटा 25 हो जाएगा, 26 की जगह 20 हो जाएगा, 22 की जगह बेटा 16 हो जाएगा। आपने कहा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो सर आपने एक क्राइटेरिया लिखाई थी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC होना चाहिए। क्या ऐसा होगा, चेक करते हैं बेटा। बी स्क्वायर का मतलब 400, AC का मतलब बचे 16 इंटू 25, और 16 इंटू 25 आप सबको पता है, आप सबको पता है कि कितना होता है 400। तो क्या बराबर हो गया, सर बराबर हो गया, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा सही आया है। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। जरूरी नहीं होता यहाँ पे माइनस करने को ही बोले, कई बार आपसे बोल देगा कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए, तो आप उस सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। क्लियर। अब आते हैं हम कुछ के टाइप के प्रॉब्लम के बारे में, यानी जहां पर के टाइप का सपोज करके हमें सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखने में हमें बड़े लगते हैं, भयंकर लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बोला गया एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी। जैसे बेटा ये रेशियो दिया जाए, इनको के बराबर मान लिया करिए, इनको क्या कर लिया करिए, के बराबर मान लिया करिए। आप मान लीजिए कि एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जेड अपॉन सी, बेटा ये के बराबर। तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए के, वाई की वैल्यू मिल जाएगी बी के, जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी इक्वल्स टू के रखिएगा तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी बेटा सी के। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम वहां पे ले चल के पुट करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले LHS को उठाया। क्या किया बेटा, LHS को उठाया।
LHS में आपको ए स्क्वायर दिख रहा है सर, ए स्क्वायर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर हमें नहीं लेना है क्योंकि एक्स की जगह हमें ए के मिला हुआ है, ए के स्क्वायर। फिर सर बी स्क्वायर मिला, ले लिया। वाई स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि वाई की जगह बी के मिला हुआ है, सर बी के रखा स्क्वायर। सी स्क्वायर मिल गया। जेड स्क्वायर फिर नहीं लेना, जेड की जगह सी के दिया गया है। ये मैं बहुत इजी अप्रोच सिखा रहा हूं, आपको ऐसे ही एकदम सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर नीचे क्या है बेटा, ए क्यूब, एक्स मत रखना, एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए के, प्लस बी क्यूब एक्स के साथ, अच्छा सॉरी वाई के साथ है, क्या आ जाएगा बेटा, बी के। सी क्यूब है, इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन? ऊपर देखिए जरा, फॉर्मूला ओपन करिएगा तो बेटा ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का पावर और ए बगल में प्लस, फिर बेटा बी स्क्वायर यहां से भी मिलेगा और बी स्क्वायर पहले से भी है तो बी का पावर 4, फिर के का स्क्वायर। अब चलिए सी के साथ, सी का भी सेम टर्म के साथ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब के का स्क्वायर। फिर सॉरी सी का पावर 4 बेटा, और के का, नीचे टर्म्स में आ जाइए बच्चे, ए का पावर 4 और के हो जाएगा। आप सबको पता है ना कि अगर कभी भी x का पावर n इंटू एक्स का पावर 1 दिया होता है तो आप इसको क्या लिखते हैं, x का पावर n प्लस 1। बेस सेम हो तो पावर, अगर मल्टीप्लाई में चल रहा है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इधर से देखिए बेटा b का पावर 4, इधर से देखिए बेटा c का पावर 4, और ठीक है, ध्यान से इनको करते चलिए, समझते चलिए। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, सर के स्क्वायर तो सब में दिख रहा है, निकाल दीजिए। अंदर क्या मिला बेटा आपको, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4। अपॉन में देख लीजिए बच्चे क्या आ जाएगा, ये कॉमन है, निकाल दीजिए। अंदर क्या मिला, a का पावर 4, b का पावर 4 और c का पावर 4। सर ये तो ऊपर नीचे सेम मिल गया, काट दो, कुछ सोचना ही नहीं है। k 2 बार आया, k काट दो, क्या आंसर आया बेटा, k। सर ये तो आंसर नहीं, प्रूविंग करना था, ठीक है छोड़ दो, यहां पर छोड़ दो। अब आप आ जाओ RHS पकड़ लो। ये एक ऐसा अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं जो हर एक टाइप में, इस टाइप वाले क्वेश्चन में हर एक में लग जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्स वाई जेड अपॉन ABC दिया गया है, फिर से वही तरीका हमें करना है। सर एक्स वाई जेड तो वैल्यू हमें पता है, रख दो। एक्स की वैल्यू क्या है, ए के, वाई की वैल्यू बी के, और जेड की वैल्यू बेटा सी। अपॉन में क्या है, ABC। बच्चे ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ठीक है। ये बेटा यहां पर क्वेश्चन में क्यूब रूट होना चाहिए, ठीक, लगा लीजिएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर सर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, सर ये तो के का क्यूब आ जाएगा, फिर क्यूब रूट लगा हुआ है, बेटा हमें क्या मिल जाएगा आंसर, क्यूब रूट ऑफ के का क्यूब क्या मिलेगा, के मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर किसी को नहीं पता बेसिक में आ जाओ जरा सा। क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा, जैसे स्क्वायर रूट कभी लगा होगा, अगर एक्स का स्क्वायर रूट लगा है तो इसको आप लिखते हो एक्स का पावर 1/2। क्यूब रूट लगा हुआ है अगर एक्स का, तो बेटा इसको लिखते हैं एक्स का पावर 1/। तो अगर यहाँ पर के का क्यूब रूट था तो आप इसको लिख सकते थे के का क्यूब पावर 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपने क्योंकि देखा LHS जो है आपका वो RHS के बराबर हो गया, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मिस प्रिंटिंग थी, इसको आप ऐड कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने देखा, x is to a। मैंने क्या बोला, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b, तुरंत इसको k के बराबर में मान लीजिए। तो x की वैल्यू बेटा क्या मिल जाएगी, a के, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर, b मिल जाएगा। अब आप जल्दी से पुट करना शुरू कर दीजिए। मैंने क्या बोला, पहले LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखना है, सर एक्स की वैल्यू तो हमें पता है,
ए के का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू नीचे, हाँ ए के रखो। वाई स्क्वायर की जगह बेटा क्या रखोगे, वाई की वैल्यू क्या मिली हुई है बी के, तो बी के का स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा बेटा, वाई प्लस बी यानी कि ए प्लस बी। ठीक, ऊपर से बेटा ए स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा प्लस ए स्क्वायर ए के प्लस, यहां से बेटा बी स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा बेटा, बी के प्लस बी। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा होगा, अंदर क्या बच जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1। नीचे बेटा ध्यान से देखेंगे तो आपको ए कॉमन मिल रहा होगा, अंदर क्या बच जाएगा, ये प्लस, इधर आ जाइए, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहां भी बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस 1। इधर सॉल्व करेंगे बी कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, प्लस स्क्वायर टाइम्स कटा, तो आपको क्या मिल गया बेटा, ए इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1। कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है क्योंकि एक्स प्लस ए तो एज सच नहीं दिया होता है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ तक तो ठीक ही, चलिए देखते हैं। बाहर इसमें एक बी बचा हुआ था, अब इससे ज्यादा कुछ सॉल्व करने लायक हमारे पास था नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज और कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, के प्लस 1 डिनोमिनेटर लिख लेते, ऊपर बेटा क्या लिख लेते, ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यही चीजें लिख सकते थे अगर आप दोनों को कंबाइन कर लेते। आ जाइए आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बेटा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा ब्रैकेट है वैसे ही ओपन कर दिया। बेटा ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते थे, ए के का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर बात, क्लियर बात ना। फिर क्या है बेटा, वाई स्क्वायर है तो क्या लिख सकते थे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2xy है तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2xy, 2 अच्छा xy ये रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और के स्क्वायर, और के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वेश्चन में भी कुछ गलती है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर आपका ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक्स प्लस वाई की जगह अगर मैं वैल्यू भी पुट कर दूं एज सच, तो ए के प्लस बी के प्लस ए प्लस बी, मान लो अगर ए के प्लस ए ले भी लूंगा तो के प्लस 1 के प्लस 1, चलो देखते हैं। ए स्क्वायर और के स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ ले रहा हूं बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बेटा क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। फिर बच्चे मैंने क्या किया कि के स्क्वायर का एक और टर्म था, ये था सर, ये वाला टर्म था,
इस टर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर सब में था, अगर मैं के स्क्वायर कॉमन निकालता तो अंदर बचता सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy था ना। अच्छा xy में ए बी के स्क्वायर होगा, ये चीज थोड़ी सी गलती हुई है, आप इसको करेक्ट करिएगा। ए स्क्वायर नहीं होगा और ना ही बी स्क्वायर होगा, तो बेटा यहाँ पे 2ab बचता। प्लस फिर इधर वाले टर्म्स अगर आप देखते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उठा के एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। अपॉन में आ जाइए बेटा, नीचे वाले के वाला कॉमन ले लीजिए तो आपको एक ब्रैकेट में मिल जाएगा a प्लस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी अगर आप देखिए तो a प्लस बी को उठा के एक टर्म डाल दीजिए। ऊपर बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी बनेगा। तो अगर आप बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, इसमें के स्क्वायर बचेगा बेटा और इसमें 1 बचेगा। नीचे वाले टर्म में आ जाइए, a प्लस बी अगर आप कॉमन निकाल देंगे सर तो आपके पास क्या बचेगा, के प्लस। इस a प्लस बी से स्क्वायर वाला टर्म कट कर दीजिए तो बेटा आपको क्या मिला, a प्लस बी इंटू सर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1। सही मिला हुआ है बेटा, एकदम सही मिला हुआ है। हालांकि एक स्टेप यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप यहां पर बढ़ाना पड़ेगा बेटा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर। इसके बाद एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा, के स्क्वायर वाले टर्म्स कॉमन निकाल दीजिए। के स्क्वायर तो अंदर बचेगा a प्लस बी, बगल में बेटा a प्लस बी को फिर से एक ब्रैकेट में डाल दो। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ऊपर देखो a प्लस बी दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बचा बेटा प्लस 1। अब देखो ये LHS है, यही आपका RHS। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता। प्रोसीजर बड़ा है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है। डिफिकल्ट क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो आप ये चीज एकदम मेंटेलिटी अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सर ये डिफिकल्ट है, हमसे होगा ना। भाई प्रोपोर्शन ही तो है, बेसिक ही तो लगा हुआ है। एक बार में तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कहीं पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ हो, इतना लंबा जा रहा है, ऐसा तरीका जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा। कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं होती। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि LHS आपको दिया गया था। सबसे पहला काम मैंने ये बताया कि इक्वल्स टू में के में रख लिया करिए, रख लिया मैंने। अब ये जो दिया गया है मैंने सब जगह पे जहां जहां x था वहां a के, जहां जहां y था वहां b के पुट किया, सॉल्व करना शुरू किया तो यहां तक मैं पहुंच गया। अब मुझे ये समझ में आया कि यहीं पर छोड़ दें या और आगे छोड़ें, तो आप एक दो लाइन स्पेस देके फिर RHS स्टार्ट किया करिए, ताकि अगर इन ऑर्डर जरूरत पड़े तो आप एक दो स्टेप बढ़ा सकें। क्योंकि LHS RHS जो आएगा उसी के हिसाब से मेरे से बराबर रखना है। तो RHS को मैंने सॉल्व करना शुरू किया, वहां भी सारी वैल्यूज पुट कर दी जैसे दी गई थी, और वहां पे जब मैं सॉल्व करता करता आया तो मुझे ये टर्म मिला। अब मुझे दिख रहा है कि RHS में मिला तो यही था, बस कॉमन निकालने की जरूरत थी, तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया। अब आपका LHS और RHS बराबर हो गया। ठीक है, आप लेना चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इसको एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। खुद से भी एक बार कर लीजिएगा, नहीं आया तो फिर बताइएगा। ठीक है, ये भी बेटा सिमिलर टाइप है। बोला गया है कि b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, तो आप इसको क्या लिख देंगे कि b स्क्वायर इक्वल्स टू AC। जहां जहां b स्क्वायर है बेटा वहां वहां AC ले लेंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। या दूसरा तरीका ये भी है कि b अगर मीन प्रोपोर्शन था तो ABC जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो आप इसको a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन c इक्वल्स टू k लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे a की वैल्यू b के आ जाएगी और b की वैल्यू c के आ जाएगी। तो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप a जहां जहां है वहां ये वैल्यू, b जहां जहां है वहां ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये खुद से करिए होमवर्क में, और इसके बाद एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट बता के तब हम आपको ले आते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? ये के टाइप के क्वेश्चन थे। के टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। मतलब प्रपोर्शन से लगभग अगर आप देखें ऑप्शनल को मिला के तो आपका 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा।
एक ऑप्शनल में आता है, एक लगभग कंपलसरी में आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है, फिर आपका 4 नंबर में ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के। मतलब कभी कभी ये हो सकता है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ये भी हो सकता है कि 3 और 1 का एमसीक्यू में आ जाए, तो 4 नंबर तो मिनिमम है, इतना तो आएगा ही। और कभी कभी क्या करता है बेटा, ऑप्शनल में भी डाल देता है, तो 4 नंबर वहां से भी। मतलब ये चैप्टर या तो 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, या तो 7 से 8 नंबर मिल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। के टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर एकदम यही है। ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? मान लो आपको इंफॉर्मेशन दी गई, इंफॉर्मेशन क्या दी गई बेटा, इफ, मैं अलग अलग 4 पॉइंट्स लिख रहा हूं। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर कभी भी ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, ठीक, ये दिया गया है आपको, तो इसमें पहली चीज आप लगाते हो बेटा इन्वर्टेंडो। क्या लगाते हो? इन्वर। अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर दिया गया है, तो इन्वर्टेंडो से क्या लिख सकते हो आप? बी अपॉन ए डी अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। जैसा इसका नाम है, इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देता है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं सर? दूसरी चीज होती है बेटा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो क्या होता है? ऑल्टरनेट टर्म्स को शिफ्ट कर देना। मतलब ये जहां पर ए है वहां पर डी लेके चले जाना। तो ये डी अपॉन बी आ गया इक्वल्स टू बेटा सी अपॉन ए। या फिर क्या डी को ही शिफ्ट करें? नहीं, बी सी को भी शिफ्ट कर सकते हो, ए को वहीं बना रहने दो। ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं होती है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा, रंग बिरंगा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है कि अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू बेटा सी प्लस डी अपॉन डी। अब ये सर कैसे आता है? दोनों साइड +1 कर लोगे बेटा, आ जाएगा। दोनों साइड +1 कर दीजिएगा LHS RHS में, तो आपका आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी पे आ चलते हैं। ये दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चे डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या कहता है बेटा? अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो माइनस करके लिख सकते हो आप। ठीक, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं बेटा, जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, किन दोनों को? पांचवी प्रॉपर्टी और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली प्रॉपर्टी यही है। इसी पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। इवन मैं कहूंगा 90% क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसी पर बनेगा। डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में इन दोनों को मिला देना होता है। इस जैसे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लीजिए तो बेटा आ जाएगा। तो क्या मिलता है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। ये सब कब होगा? जब ये दिया होगा कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे करना होता है। और जो एक साइड करेंगे वही दूसरे साइड भी करना रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास 6th वाली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? अगर कभी आपको दिया जाए सर x अपॉन वाई
x अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी। बेटा कभी ये दे दिया जाए और इक्वल्स टू के लिखा हो या ईच कोई भी रेशियो लिखा हो, ऐसे ही लिखा हो मान लो, तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों चीजों को ऐड कर लो, नीचे वाले तीनों को ऐड कर दो बेटा, इक्वल्स टू ईच रेशियो, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ईच रेशियो। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए इन सब का एक एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। बेटा कभी इन्वर्टेंडो दिया है, मान लो मैंने आपको लिखा सर 2/3 इज इक्वल्स टू 10/50। तो बेटा कभी इन्वर्टेंडो लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, सर 3/2 जो है वो 15/10 के बराबर हो जाएगा। आप चेक कर लेना, 5 3 5 2। ऑल्टरनेंडो में आ गए सर, ऑल्टरनेंडो में क्या करना होता है, मैंने क्या बोला, शिफ्टिंग कर सकते हो आप बेटा। आप इसको लिख सकते हो 2/10 इक्वल्स टू 3/15। ये 2 5 3 5, देखो रेशियो सेम बना रहेगा। आप बच्चे कॉम्पोनेंडो में आ जाओ, कॉम्पोनेंडो में मैंने क्या कहा, 2 + 3 अपॉन में क्या है 3 इक्वल्स टू आएगा 10 + 15 अपॉन में क्या है 50। आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं चेक कर लो बेटा, ये 5/3 आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा 25/15। इसको अगर आप कट करोगे तो 5 5 5 3 तो 5/3 आएगा, सेम बना रहता है। डिविडेंडो में बात कर लो तो 2 - 3/3 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा 10 - 15 इसको भी चेक करना, देखो यहाँ से -1/3 आ जाएगा, यहाँ से -5/15 आ जाएगा, कट करोगे बच्चे -1/3 आ जाएगा, तो सेम रेशियो है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मैंने क्या कहा, आपको हमेशा इसी पे ध्यान रखना है, a/b और c/d की वैल्यू यही है बेटा। 2 + 3 करेंगे, फिर 2 - 3 करेंगे, इक्वल्स टू में 10 + 15 करेंगे और फिर 10 - 15। आपने कहा सर इक्वल कैसे बना रहेगा, मैंने कहा देखो 5/-1, इधर से 25/-5। बेटा इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5/-1 ही तो आएगा, तो रेशियो तो सेम बना रहा ना। इस चीज में देख लेते हैं सर, अगर कभी दे दिया गया कि सर 2/3 इक्वल्स टू है 10/15, एक और चीज ले लीजिए सर, मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा 12/18। अब मैंने क्या कहा, इन तीनों चीजों को ऐड कर लो, इनके रेशियो के बराबर ही आएगा। तीनों चीजों को ऐड करिए, 2 + 10 + 22, 2 + 10 + 22 अपॉन में बच्चे 3 + 15 + 18, 34 आ गया बेटा, 36 आ गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से तो वैसे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 15 3 18 18 और 36 22 10 32, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा। 6 2 6 3 2/3 का रेशियो आना चाहिए, पर 24 आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर बेटा 12 है, 22 नहीं, इसको 12 कर लीजिएगा आप, ऊपर आ जाएगा 24, नीचे बेटा 36, फिर काट लो 12 से 2 12 से 3। तो आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज दिखा दी जो आपके यूज में आने वाली हैं, और इन प्रॉपर्टीज का मैंने यूज दिखा दिया, इनका एग्जांपल आपको सब करके एक एक दिखा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेके रख सकते हैं, क्वेश्चंस में काम में आएगा। अब हम आ जाएंगे बेटा क्वेश्चंस पर। बोला गया है a/b इक्वल्स टू c/d है, जल्दी जल्दी लिख लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला गया प्रूव दैट 4a + 7b, एक पैटर्न नोट करिएगा, पैटर्न क्या है, a के साथ 4 चल रहा है, b के साथ 7 चल रहा है, नीचे भी वही चीज है। अच्छा 4a और -b, देखो यहाँ पे चतुराई करके इन्होंने क्या किया कि a और b वाले टर्म्स इधर दूसरी साइड में भेज दिए,
क्लियर बात? तो अब आप क्या करेंगे, तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, पहले इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तब आपको समझ में आने लगेगा सर ए और बी जो है, हाँ 4 ए के साथ, बी के साथ 7, इधर प्लस में इधर माइनस में है। आपके दिमाग में प्लस माइनस में ऊपर नीचे दिखा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्लिक करना चाहिए। मुझे दिखा ए के साथ 4 चाहिए, कोई बात नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भलाई का जमाना है भैया, भलाई का जमाना है। सी भी 4 के साथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 4/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 4/7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो आपको क्या मिल गया सर, आपको मिल गया 4a/7b इक्वल्स टू 4c/7d, ठीक। अब सर मुझे चाहिए कि 4a+7b चाहिए, तो बेटा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किस दिन काम आएगा, जैसे ही प्लस माइनस मिले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। आप लिखिएगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बनेगा 4a+7b अपॉन में बेटा 4a-7b इक्वल्स टू 4c+7d अपॉन में 4c-7d, यही मिला। अब बेटा एक और चीज क्या ध्यान में रखनी है कि सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लिया हमने, प्लस माइनस में टर्म्स भी हमारे पास आ गए। अब करना क्या है हमें, अब हमें चाहिए 7d वाला 4c वाला इधर चाहिए और ये इधर, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, एक टर्म आपने सीखा था ऑल्टरनेंडो, इसका यूज कर लेंगे। ऑल्टरनेंडो का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4a+7b, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए 4c+7d, तो 4a-7b यहां आ जाएगा और नीचे 4c-7d आ गया। क्वेश्चन इजी था, कॉन्सेप्ट तो आप सबके क्लियर होते चल रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। यूजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शन, वाह, इसको सही करिएगा, ये गलत बात है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन आपको उनसे सीखना होता है। बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है x का पावर 4 + 1 अपॉन में 2x² इक्वल्स टू बच्चे दिया है 17/8, x की वैल्यू निकालना है। फिर यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, मैंने क्या कहा, वैसे तो पहली बात आपके दिमाग में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ज्यादातर घूमना चाहिए, नहीं भी घूम रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर सम कर लें ऊपर तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है। तो बेटा आप लिखेंगे यूजिंग प्यारा सा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, केवल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिखिएगा, प्यारा सा मत लिखिएगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो गया बेटा, ऊपर जाके न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है सर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। क्या आ गया 17+8, इधर कहाँ छोड़ दोगे, जो उधर किया वो इधर भी करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं करते हम लोग। ऊपर बेटा एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, किसका फॉर्मूला है ये x² + 1 का होल स्क्वायर है। देखो a² x⁴ + b² + 2ab, नीचे भी फिर एक फॉर्मूला दिख गया x² - 1 का होल स्क्वायर, इधर 25 बन गया, इधर बन गया 9। बेटा अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइड तो क्या मिल जाएगा, x² + 1 x² - 1 इक्वल्स टू 5/3। कोई समस्या सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर लीजिए, दिल को सुकून मिल जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। 5 से करेंगे, अरे भाई साहब 5x² - 5, x² से उठा के सारे टर्म उठा के उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा 2x² -5 - 3 क्या हो जाएगा 8, 8 को उधर ही रहने दीजिए, वैसे ज़्यादा सही।
2x² की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 8, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस और -2, ध्यान दीजिएगा दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, क्लियर बात, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आप लोग करिए, अपने से दिमाग लगाइए, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक। मैथ्स में क्या होता है, चीजों को आप तेजी से करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ मैथ्स ऐसे नहीं होती, जैसे कुछ लोगों का कैलकुलेशन ऐसे होता है, 20 है इंटू है फिर 12 है, तो 12 4 ज़ा 48 होगा, तो 4 कैरी होगा, तो 12 2 ज़ा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। ये आपका हाथ चल रहा है, आप देखिए एक बच्चा ऐसे करेगा 24 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, 4 12 2 ज़ा 24, 4 28, ये आ गया। मतलब क्या हुआ, सफाई से थोड़ी लिखना है वहां पे आपको, सॉल्व जब कर रहे हैं आप, जब सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको किसने बोला कि बहुत सफाई से आप रफ करो, ऐसा भी बोला जाता है कि क्या यूज मतलब नीट और क्लीन रखिए आप अपने रफ को, ऐसा नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं कि आपने जो रिप्रेजेंट किया है, जो आंसर्स लिख रहे हो उसको साफ साफ लिखो। कैलकुलेशंस तो बेटा आपको तेज करनी ही पड़ेंगी, और अब आप लोग क्लास 10th पास होने जा रहे हैं, है ना, तो आप लोग को क्या करना है, तेजी से ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। x² + y², भैया ये दिया गया है, इसमें करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो दिख रहा है, अंधेरे में भी तीर चलाना है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज कर सकते हैं आप इस चैप्टर में। अब ये मत कर देना कि जाके मेंसुरेशन में लगा के चले आओ, कहीं कहीं लग जाएगा वहां भी, हालांकि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया सर मैंने, तो क्या हो गया, देखो क्या हो जाएगा, नीचे गलती मत करना आप लोग, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं फिर माइनस में करके डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर लिखते वक्त साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कर रहे हो आप। नहीं समझ में आया तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना बेटा, अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, आपके समझ में आ जाएगा, x² - y², ठीक है। अब जब मैं ये ब्रैकेट खिसका दूंगा, जब ये ब्रैकेट हटा दूंगा, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जादू, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। अच्छा इधर किए तो इधर भी कर लीजिए, 17 + 8 25, 17 - 8 9। क्या हुआ इससे फायदा, इससे फायदा ये हो गया, कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे y² ऊपर कट गया, x² नीचे कट, 2 बार x² ऊपर आ गया, 2 बार y² नीचे आ गया, 25/9, 2 से 2 काट देंगे तो हमें सर x² y² मिल गया, यानी हम x/y निकाल सकते थे, जो कि आ जाएगा बेटा आपका 5/3। हालांकि -5/-3 भी आ सकता है, बट माइनस माइनस कट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x⁴y आ गया, पहला पार्ट खत्म। ऐसे मत लिख देना, इसको एक स्टेप और लिख देना, हालांकि आंसर तो आ गया है बट प्रॉपर जैसा पूछा है वैसा आंसर देना। x³ + y³, तो सर ये तो हमसे पूछ रहा है x³ और y³ के कॉन्सेप्ट, तो बेटा क्यूब कर दो ना, इधर भी हो जाएगा 125, इधर हो जाएगा 27, अब तो दिक्कत नहीं है ना। फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा x³ + y³ और यहाँ x³ - y³, 125 में 27 इधर ऐड कर देंगे और इधर 125 में 27 माइनस कर देंगे, आंसर बेटा आपको मिल जाएगा। अगले स्टेप में नीचे दिखा दे रहा हूँ, 125 में 27 ऐड करेंगे तो बेटा 152 आ जाएगा, और 125 में 27 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। कट सकता है तो काट दो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये 49, 2 से कट जाएगा 26, और तो नहीं कटेगा ना, तो 76/49 बेटा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे, क्लियर हो रही है चीजें, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते चलिए ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। एक पैटर्न बेटा ये भी होता है, p = 4xy/x + y। आपको ये देखना होता है बेटा कि p के साथ क्या चाहिए, 2x चाहिए। एक बार आप इसको ब्रेक करेंगे, इस 2x, यहाँ पे 4xy है ना, देखो मैं समझाता हूँ, इस 4xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2x × 2y,
देख सकते हैं। तो एक बार 2x को इधर शिफ्ट कर दीजिए यूजिंग, अरे ये पी के पॉइंट में कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना। तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो बेटा ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। तो क्या आ जाएगा बेटा p अपॉन 2x। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि सर हमें p के साथ 2x चाहिए प्लस और माइनस में, इसलिए कर रहे हैं। अब आपको अगर सर यहाँ तो 2y चाहिए तो एक एक पार्ट कर लेते हैं ना बच्चे। पहले p अपॉन 2x निकाला, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे 2y बचा है और यहाँ पर x प्लस वाई बचा है। फिर मैंने क्या कहा बेटा प्लस और माइनस चाहिए आपको तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना आपकी जरूरत पड़ जाएगी। तो आपने यूज किया तो सर आपका ये आ गया p प्लस 2x। आप पूरा लिखिएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो या कॉम्पो डिवी लिख देना तब भी चलेगा, सी और डी मत लिख के आना, नंबर भी ऐसे सी और डी में मिल जाएगा फिर, मतलब सी ग्रेड डी ग्रेड। 2y प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखिए बेटा p प्लस 2x p माइनस 2x में कुछ करने की जरूरत है भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे। इधर 2y प्लस 3y, y तो 3y हो जाएगा। क्या लिख सकते थे सर x प्लस 3y लिख सकते थे, नीचे 2y माइनस वाई तो सर y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको बेटा पहला लिख के छोड़ दीजिए। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे। मैंने क्या कहा, एक बार p के साथ क्या ले लीजिए 2y ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2y चाहिए। फिर से सारी कहानी वैसी ही रहेगी। आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए। आप जितनी बार लगाएंगे आपको लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लिखेंगे तो मतलब अब जब आप सॉल्व करेंगे तो मेंशन करके जाएंगे। यहाँ पे बेटा आ गया 3x प्लस वाई, 2x माइनस एक्स एक्स होता है माइनस वाई, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2। इसको बेटा सेकंड डाल दीजिए। फिर आपने यहां तक कर लिया है तो आप क्या कहेंगे सर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या यूजिंग हटा के आप इसको लिख दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा था और यही दोनों टर्म्स हमें ऐड करने थे, तो ये दोनों तो हमें मिल चुके हैं। तो p प्लस 2x p माइनस 2x p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2। इधर साइड भी ऐड करना पड़ेगा, राइट साइड का राइट साइड से ऐड होता है बेटा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से ऐड होता है। तो ये देखो लेफ्ट साइड का हमने कहा किया, लेफ्ट साइड से ऐड किया। अब राइट साइड को राइट साइड से ऐड करो, तो इधर क्या मिला है x प्लस 3y अपॉन वाई माइनस एक्स, फिर क्या है प्लस, इधर क्या मिला है बच्चे 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। फिर इनको सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों हो जाएगा, लंबा इसलिए हो जाएगा बेटा, अरे इसको हटा ही दो भाई साहब, यहाँ पर y माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस वाई। अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे सॉल्विंग कर लूं, मैं छोटी सी शिफ्टिंग कर लूं, शिफ्टिंग क्या कर रहा हूं मैं बेटा, मैं इस माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, इस माइनस को कॉमन निकाल लूंगा यहां से, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा बीच में माइनस, ये बन गया y माइनस एक्स। इससे फायदा क्या हुआ सर, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हुआ, इधर वाला तो सब कुछ चल ही रहा है इक्वल्स में, नीचे क्या हो गया y माइनस एक्स, एलसीएम हो गया। अब ऊपर आप डायरेक्ट कर सकते हो x प्लस 3y माइनस, जब जब माइनस आए तो आप ध्यान में रख के पहले माइनस एक बार ब्रैकेट लगा के ओपन करिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। x प्लस 3y माइनस 3x माइनस वाई अपॉन में बेटा आ जाएगा y माइनस एक्स,
ठीक है, x माइनस 3x तो माइनस में 2x आएगा, 3 माइनस वाई तो क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 3y माइनस वाई 2y, x माइनस 3x माइनस में 2x, नीचे क्या है बच्चे y माइनस x, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा, नीचे क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इजी था, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, इजीली आपने सॉल्व किया। आपको यहां से पता चल जाता है कि एक p के साथ क्या लेना है, 2x लेना था 2y लेना था, तो हमने 2 बार भेजा, एक बार 2x भेजा एक बार 2y भेजा। ठीक है, आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार पहले एनालाइज कर लीजिए, कर लिया करिए, उसके बाद सॉल्विंग किया करिए, बहुत इजीली आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर, कुछ और टाइप देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ये जनरली 2023 में आई गेस आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले एक आध साल में ज़्यादा पूछा गया है, एक दो साल में। 2023 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये स्पेसिमेन का पेपर था या फिर बोर्ड एग्जाम में आया था, दोनों में से किसी एक का था बेटा, ये क्वेश्चन आया था। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब आपको दिख रहा है सर ये बड़ा भयंकर सी वैल्यू है, क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हैं। हालांकि एक छोटी सी एरर है इसमें कुछ टाइपिंग में बेटा, ये z नहीं होगा, ये a होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 और नीचे 2a प्लस 1 माइनस 2a माइनस, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ऊपर नीचे सेम टू सेम टर्म्स हैं, प्लस माइनस जैसा दिख रहा है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अगर आप लगा लेंगे बच्चे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको स्क्वायरिंग भी कर सकते थे, आप इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते थे, दूसरा तरीका वो भी है, आपके पास जो भी आपको सुटेबल वे लगे आप वो कर सकते हैं। पहला तरीका मेरे हिसाब से आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर लीजिए, जब दिख रहा है थोड़ा सा इजी हो जाता है। x के अपॉन में कुछ नहीं होता तो आप 1 मान के चलते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इधर से बेटा बड़ा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप कर लीजिए छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, अपॉन में फिर न्यूमरेटर, फिर माइनस करके लिखते हैं डिनोमिनेटर को, माइनस करते वक्त ध्यान रखिएगा ये साइन चेंज हो जाया करते हैं, ये माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा प्लस। अब बेटा ध्यान से देखिएगा कुछ चीजें यहाँ पर कट रही होंगी, ये 2a प्लस 1 जो है 2 बार प्लस में, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये चीजें कट जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से तो एज इट इज चलेगा, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, यहाँ से बेटा ध्यान से देखेंगे तो रूट 2a प्लस 1 और ये भी रूट 2a प्लस 1, तो 2 बार आ गया रूट 2a प्लस 1, अपॉन में नीचे 2 बार आ गया रूट 2a माइनस 1, 2 से 2 काट लिया। अब आप कहोगे सर यहां तक तो चीजें ठीक है, अब हम रूट कैसे हटाएं, तो बेटा यहीं पर आप कर लेते हैं स्क्वायरिंग। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप बेटा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका इधर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर 2a प्लस 1 रूट हट जाएगा और नीचे 2a माइनस। ठीक बात, आगे आ जाते हैं। इसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इधर बेटा है 2a प्लस 1 अपॉन में 2a माइनस। अभी भी एक प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि अभी भी ऊपर नीचे प्लस माइनस का ही डिफरेंस दिख रहा है, बाकी टर्म्स वैसे ही दिख रहे हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको एक से ज्यादा बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना पड़ेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें आप एक से ज्यादा बार यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो लाइक टर्म्स दिख रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे या एक साथ आ जाएंगे। इसमें अगर आपने यूज किया बेटा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले आ लीजिए,
डिनोमिनेटर में साइन चेंजिंग हो जाता है, इधर साइड भी ऐसे 2a + 1 + 2a - 1 अपॉन में 2a + 1 - 2a + 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा ये? क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा माइनस आता है तो साइन चेंज हो जाता है। फिर देख लीजिए कुछ कट रहा हो तो कट कर लीजिए, 2x से 2x कट जाएगा, इधर x² 1 x² 1, इधर बेटा 2 1 से 1 कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बचा बेटा? 2 बार x² + 1 + 1 2 आ जाएगा। नीचे क्या बचा बेटा? 4x। इधर क्या आ गया? 2a + 2a सर 4a आ गया। नीचे क्या आ गया? 1 + 1 2। इधर ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, इसको 2 से काट दीजिए तो 2a अपॉन यहाँ भी 2 से कट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सर आ जाएगा x² + 1 = 2 2 2 4a। ठीक, और ax एक साइड शिफ्टिंग कर लेंगे तो x² - 4ax + 1 = 0। बेटा यही आपको प्रूफ करना। क्लियर हुई बात? क्या किया हुआ है आपको स्टार्टिंग से मैंने समझाया कि 2 बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज करना था, और आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये सॉल्विंग के बाद लास्ट में ये चीजें आ जाती हैं, इक्वेशन में देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है बेटा ये? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 2023 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक ले सकते हैं, आप इसको दोबारा भी एक बार अगर देखने की जरूरत हो तो देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा बेटा एक क्यूबिक टाइप का क्वेश्चन। अभी देख के आपको क्यूबिक नहीं लग रहा होगा, सर ये क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं? हालांकि जब आप ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सर ये क्यूबिक वाला टाइप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, एक स्टेप करूंगा आपको भी रियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर सर आप बताए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा हो जाएगा, हो तो जाएगा बच्चे, लेकिन यहाँ भी फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करके फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा टर्म बन जाएगा सर ऐसे। तो कोई आसान तरीका बताइए। आसान तरीका है, क्या है? हम लोग सबसे पहले यूज कर लेंगे यूजिंग, अच्छा जरूरी भी नहीं है यहाँ पर, तो शिफ्टिंग कर देते हैं x + 1 की इधर और ये x - 1 की इधर। ठीक है, तो बेटा इधर क्या बन गया? x + 1 आ गया, और पहले से एक चीज लिखा हुआ था x² - x + 1, इसको उठा के कहाँ भेज दिया? इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइंग में जाइए, जा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ऑल्टरनेंडो। अगर लिखने का मन है तो लिख लो, ना संकोच क्यों करना। नीचे क्या बन गया बेटा? x - 1 आ गया है, x² + x +। अगर अभी भी नहीं जागे आप, नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको, तो बेटा नींद से उठ जाओ। एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो, जल्दी से ध्यान से देख के बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? क्या ये a³ - b³ और a³ + b³ का फॉर्मूला नहीं बन रहा है? ऊपर ध्यान से देखिए बेटा, ये फॉर्मूला है x³ + 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1। ठीक है, नीचे ध्यान से देखेंगे तो x³ - 1 का क्यूब, a³ - b³ का फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब तो आसान हो गया। अब क्या हो गया? अब आप इसमें फिर से एक बार क्या कर लेंगे? फिर से क्या, अभी तो यूज भी नहीं किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। देख रहे हैं हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि 95% इवन चांस है कि ये क्वेश्चन आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का आएगा ही आएगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन वो के वाला। तो ये 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा। अब आप ध्यान से देखेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि सेम टर्म थे, प्लस माइनस था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक तो रट जाना चाहिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट।
इधर बेटा 14 प्लस 13, नीचे क्या होगा 14 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर खेला हो जाएगा, 1 से 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया 2x का क्यूब, नीचे क्या बन गया 2, 14 प्लस 23 27, सॉरी 14 प्लस 13 27। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेटा ये 13 था, नीचे क्या बन गया 1, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो बेटा यहाँ क्या बन गया, एक्स क्यूब की वैल्यू 27। आप मुझे बताएंगे एक्स की वैल्यू, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, आसान है, इजी लग रहा है, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड, खत्म हो गया। एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन बेटा और हैं जिस टाइप के हम लोगों ने कर लिया हुआ है, उसी टाइप का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इनको खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी हम लोगों ने देखा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वैसे टाइप का है ये। आप पहले क्या कर लेंगे, इसमें अपॉन में 1 मान लीजिएगा, फिर क्या कर लेंगे आप लोग, अपॉन में 1 होता नहीं, आपको मानना होता है कि डिनोमिनेटर में वैसे भी नहीं है तो 1 ही मानते हैं। फिर क्या कर लेंगे बेटा, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा लीजिएगा, सॉल्व हो जाए, सॉर्ट हो जाए, फिर आप स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन ये है, इस टाइप का भी आप सेम टू सेम लॉजिक लगाना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी लास्ट में, तो सेम टू सेम लॉजिक लगा के सॉल्व करिएगा आपको x, क्योंकि यहाँ पर केवल x दिया गया, एक ही वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, यहीं तक क्लास को रखते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जितने भी टाइप्स आपने सीखे आज, इनको घर पे जाइए अच्छे से रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।